बिहार के शिवहर में मुहर्रम की तैयारियां थी। उनके बीच मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव कर दिया, डंडों से हमला किया, मारपीट की, खूब बवाल किया। इतना हंगामा किया कि आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। पथराव हुआ तो उसकी वजह से उनके घरों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने 30 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस कह रही है झगड़ा रास्ते को लेकर शुरू हुआ, जुलूस आगे कौन निकालेगा इसे लेकर लड़ाई शुरू हुई और इसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कई लोग डंडे लेकर पहुंच गए, एक दूसरे को डंडों से मारकर घायल कर दिया। इस बीच एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के को पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी, उसके कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। मारपीट हुई, साथ ही उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया, एक दूसरे पर अंधाधुंध पत्थर बरसा दिए। अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग डर के मारे खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लग गए। मौके पे वीडियो शिवहर और SHO शिवहर पहुंचे थे और उनके बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई है। मुहर्रम का जुलूस था तो इसको देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी ताकि फिर कोई बवाल ना हो। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान खतरनाक तरीके का प्रदर्शन करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों का सड़क पर पुलिस ने जुलूस निकाला। 23 जून की रात को उज्जैन के बड़नगर इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए। जुलूस के बाद एक चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। 40 फीट की ऊंचाई पर एक गाड़ी को क्रेन की मदद से लटकाया गया और उसमें धमाका कर दिया गया। विस्फोट होते ही वहां तेज आवाज गूंज उठी। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों ने उस गाड़ी में पटाखे भर रखे थे। बड़नगर इलाका है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान गाड़ी पर कुछ लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उसे एक क्रेन के जरिए हवा में लटकाया गया, जमीन से 40 फीट ऊपर। हवा में ले जाने के बाद गाड़ी में रखे पटाखों में आग लगा दी गई। आग लगते ही वहां जोरदार धमाका हो गया, ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम विस्फोट हो गया हो। जिस गाड़ी में विस्फोट कराया गया उस पर बड़े बड़े अक्षरों में ले फिर आ गए लिखा हुआ था। धमाके के वीडियो को अलग अलग अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस तरह का खतरनाक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ फिर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 4 में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी में एक विस्फोट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ के पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल कराया है और पूरे बड़नगर क्षेत्र में उनका जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने मुहर्रम के बाद किए गए प्रदर्शन को खतरनाक माना। जो इन लोगों ने बिना कहे, बिना जो परमिशन को उल्लंघन करते हुए एक खतरनाक कर्तव्य दिखाया था, इस स्तर पर हम लोगों ने तत्काल मुकदमा कायम करके इन 3 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने लोगों को खतरनाक प्रदर्शन से बचने की हिदायत दी। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले वहां के SP ग्रामीण अनुज चौधरी, जो संभल से मशहूर हुए थे, अनुज चौधरी ने ताजियों की ऊंचाई नपवाई। मुहर्रम को लेकर जगह जगह तैयारियां तेज कर दी गई। प्रशासन भी अलर्ट हो गया। ताजिए को लेकर आदेश जारी कर दिया कि कोई भी ताजिया 10 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। प्रशासन का कहना है ताजिए की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से कई घटनाएं हो चुकी हैं पूर्व में। ऊंचा होने की वजह से बिजली के तारों से टकराने का खतरा है, करंट लगने का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने सख्ती बरती, जगह जगह पेट्रोलिंग की और इस बीच अनुज चौधरी अपनी टीम के साथ दुकानों का जायजा लेने पहुंच गए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में दुकानों का निरीक्षण किया। एक दुकान के अंदर वो खुद इंच टेप लेकर ताजिए की ऊंचाई नापते दिखे। दुकानदारों को भी निर्देश दिया कि ताजिया 10 फीट से ज्यादा न रखें, 10 फीट ऊंचा बस, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें।
जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। तो उनकी टीम ने शिकोहाबाद की कई दुकानों का जायजा लिया, ताजियों की ऊंचाई नापी। जहां ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी उन्हें मुहर्रम से पहले ताजिया सही तरीके से बनाने का निर्देश दिया। प्रशासन कह रहा है पूरे फिरोजाबाद में गश्त लगाई जा रही है, ताजिया बनाने वाले दुकानों पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी ताजिया 10 फीट से ऊंचा ना हो। इधर जमीन हड़पने के मामले में ईडी ने दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ईडी की टीम ने एक रियल एस्टेट कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। ईडी के मुताबिक उस कंपनी ने नए फ्लैट देने का झांसा देकर लोगों की जमीन हड़प ली और जमीन अवैध तरीके से बेचकर कमाई की। दिल्ली में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पाकिस्तान में बने कुछ हथियार भी जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और अनिल पंडित गैंग से जुड़े हैं। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने बीजेपी के एक नेता के क्लिनिक पर बम से हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अबोहर से बठिंडा लाने के दौरान उन आरोपियों ने भागने के लिए फ्लाईओवर से छलांग लगा दी और घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। उधर पुणे में मर्डर हुआ केतन अग्रवाल नाम के कारोबारी का। आरोप लगा मंगेतर सिया गोयल पर, उनके प्रेमी बताए जा रहे चेतन चौधरी पर, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई तो दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन इस मामले में चेतन चौधरी के परिवार ने उन्हें बेकसूर बताया। दावा किया कि चेतन को बेवजह फंसाया गया, बिना सबूत के जेल भेज दिया गया। चेतन चौधरी के चाचा उदाराम चौधरी ने दावा किया उनके भतीजे चेतन का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी ये सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी बता रहे हैं। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का उसमें, चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। चेतन को ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है। यानी चाचा अपने भतीजे चेतन को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है चेतन चौधरी के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, कॉल डिटेल हैं, सीसीटीवी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, और सबसे अहम बात यह कि पूछताछ में चेतन और सिया ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। पुलिस का दावा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कत्ल की साजिश से परतें खुलती चली गई, और पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि चेतन के एक दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई। और ये सूत्र बता रहे हैं पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश में सिया और चेतन के अलावा कहीं कोई और भी शामिल तो नहीं था। जांच टीम ने दावा किया केतन की हत्या से पहले सिया और चेतन कई बार पुणे के ही एक कैफे में मिले थे, बातचीत की थी। पुलिस को जांच के दौरान उस कैफे के कुछ सीसीटीवी वीडियो मिले, उनमें सिया और चेतन चौधरी एक साथ नजर आए। कैफे में दाखिल होते समय आगे आगे चेतन और उनके पीछे सिया गोयल चलती दिखी। उन्होंने कैफे के बाहर वाले हिस्से में एक टेबल बुक की थी, दोनों वहां बैठकर लंबी बातचीत करते दिखे। तो पुलिस का दावा है कि वहीं पर उन्होंने केतन के कत्ल की पूरी प्लानिंग की थी। 17 जून को इन्होंने इसी जगह पर पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से मर्डर करना है और क्या कोड वर्ड रहेंगे। देखिए प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले से कर ली थी कि 3 अटेम्प्ट भी उन्होंने किए थे और तीसरे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए थे। ये सब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। कैफे में मुलाकात हुई, उसके बाद अगले दिन यानी 18 जून को सिया अपने मंगेतर केतन को लेकर लोहगढ़ किले पर पहुंच गई थी। दावा किया गया कि प्लानिंग के मुताबिक ही उन्होंने चेतन के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को पहाड़ी से धक्का दे दिया था। गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। इधर गुजरात के राजकोट में आम आदमी पार्टी की एक महिला नेता की मौत हुई तो कोहराम मच गया। नंदिनी बोसमिया नाम की नेता का शव उनके ही घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में तो पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन नंदिनी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि असलम हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की और इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की। हालांकि असलम की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन नंदिनी के परिवार वालों के मुताबिक वो पिछले 6 महीने से असलम के साथ
लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, साथ रह रही थी उनके। उन्होंने दावा किया असलम पहले से शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा है और यह बात नंदिनी को भी पता थी। साथ रह रही थी लेकिन उनको पता थी, असलम की पत्नी को भी पता थी। दोनों के परिवार वाले इसके खिलाफ थे और इसीलिए वो दोनों परिवार से अलग हो गए थे और किराए का एक मकान लेकर साथ रहने लग गए थे। नंदिनी की बहन आरोप लगा रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से असलम नंदिनी के साथ मारपीट कर रहे थे क्योंकि नंदिनी उन्हें उनकी पत्नी और बच्चे से मिलने से रोक रही थी, मना कर रही थी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि रोज रोज के झगड़ों की वजह से ही असलम ने नंदिनी की हत्या कर दी और खुद को बचाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। नंदिनी की बहन के मुताबिक मौत से एक दिन पहले नंदिनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, उसमें लिखा था कि पापा मैं जिंदगी की जंग हार गई हूं, और इसके अगले ही दिन उनकी मौत की खबर मिली। नंदिनी की बहन ने इस पर आरोप लगाया कि असलम कई तरह के गैर कानूनी काम करते थे। तो बूटलेगर तो माथा भारे હતો, ગાંજાનો વેપારી હે, ઓનલાઈન ઓલો ગેમિંગના પૈસા ખાતામાં આવે ઈ કરે હે અને હથિયારોના હમણાં જેની ઉપર કેસ થયા હે। तो नंदिनी की बहन ने असलम के परिवार वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया असलम के परिवार वालों ने कुछ वक्त पहले नंदिनी पर हमला करवाया था, उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की थी। उधर पंजाब में पुलिस ने हथियार और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हथियार और ड्रग्स तस्करी के आरोप में अफगानिस्तान के एक नागरिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से हथियारों की खेप के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में 4 बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। सभी समय रहते गाड़ी से बाहर निकल आए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी होने की वजह से हादसे की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूते की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धुआं उठता देख वहां मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला के साथ बस स्टैंड पर बैठे एक युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। इरफान खान नाम के युवक को कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उसने महिला को बहला फुसलाकर इंदौर बुलाया, जबरदस्ती अपने साथ राजस्थान के कोटा ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि महिला जाना नहीं चाहती थी, मना कर रही थी। इसलिए उन्होंने इरफान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला बिहार की रहने वाली हैं, शादीशुदा हैं। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती राजस्थान के चुरू के रहने वाले इरफान खान से हुई। तो बजरंग दल ने आरोप लगाया कि उसने महिला को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसके बुलाने पर वो बिहार से इंदौर पहुंच गई बिना किसी को बताए। वहां उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद वो कोटा जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। तभी वहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने इरफान खान को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ थाने ले गए, उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने फिर एक एक कर पूछताछ शुरू की तो महिला ने बताया, पुलिस कह रही है कि वो कई दिनों से इरफान के संपर्क में थी। वो बुलाया यहाँ पे, हमारी पहले से बात हो रखी थी। वो बात करके मेरे को बोला कि तू इंदौर आ जा। तो सूत्र बता रहे हैं बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि महिला अपनी मर्जी से इरफान से मिलने पहुंची थी या उन पर कोई दबाव था। साथ ही इरफान उन्हें कोटा क्यों ले जाना चाहता था, जबकि वो तो चुरू का रहने वाला है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी मामले से जुड़े वीडियो को पूरी तरह फर्जी बता दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी से जुड़े मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। भगवंत मान ने दावा किया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया उसमें उनका चेहरा नहीं है, बल्कि उनके जैसा दिखने के लिए मास्क पहनकर किसी ने वीडियो बनाया है। 5 साल की उम्र च मेरा ऑपरेशन होया सी, ये निशान है। वो एक 2-3 गल्लां भुल गए वीडियो बनाने वेले, एक तो निशान नहीं बनाया उन्होंने, भुल गए। एक वो मास्क लाया हुआ है तो मास्क नजर आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। नीरज सिंह के अलावा 46 नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई, जिनमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र के पुणे में कोर्ट ने 3.5 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया। इस मामले में कोर्ट 29 जून को सजा सुनाएगी।
पुणे के नसरापुर इलाके में 1 मई को रेप के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इसके आरोप में 65 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में जो फैक्ट्री से 13 मजदूर छुड़वाए गए थे, जो बंधुआ मजदूर बताए जा रहे थे, उन्होंने चौंकाने वाली बातें बताई। एक मजदूर ने आरोप लगाया उस फैक्ट्री के मालिकों ने पिछले साल एक मजदूर की हत्या कर दी थी, उसके शव को एक बोरे में भरकर फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकों पर हत्या का भी मुकदमा दर्ज कर लिया। एक रोज पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा था। उस फैक्ट्री में 13 मजदूर मिले थे। पुलिस ने दावा किया उन मजदूरों को बंधक बनाकर रखा हुआ था, न तो खाना दिया जाता था, न तनख्वाह दी जाती थी। उस फैक्ट्री से छुड़वाए गए एक मजदूर के मुताबिक अगर काम करने में जरा सी भी चूक हो जाती थी तो फैक्ट्री के मालिक उन्हें बेरहमी से पीटते थे। तो उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के मालिकों ने पीट कर कई मजदूरों की हत्या कर दी थी, उनके शवों को बोरे में भरकर फेंक दिया था। सर उनने तो वहां मार के कितने कट्टों में भर के फेंक दिए हैं उस बंदे ने, हमारे सामने भी। और उस बंदे ने बहुत मारा, बहुत सताया साहब हमको। और पुलिस वालों ने हमारी नई जिंदगी दी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फैक्ट्री से छुड़वाए गए सभी मजदूरों को उनके परिवार वालों से मिलवाया, उनके रहने का इंतजाम किया, उनके खाने का इंतजाम किया। इस दौरान एक मजदूर की मां अपने बेटे के बारे में बात करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तरफ टूटते रहे, भागते रहे, हमारी बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अब परसों वाले दिन जब हमें यहाँ से किताबी थाने से गए फोन, तब मेरी बात हुई तो थोड़ी तसल्ली हुई। तो पुलिस ने दोने पत्तल बनाने वाली इस फैक्ट्री पर छापा मारा था। पत्तल बना रहे थे, दोने बना रहे थे। वहां फैक्ट्री के बाहर एक पिटबुल कुत्ता बंधा हुआ था। मजदूरों ने आरोप लगाया वो कुत्ता इसलिए रखा हुआ था ताकि मजदूर फैक्ट्री छोड़कर भाग ना पाए। 1.5 साल से ऊपर हो गया, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला। घर जाने को बोलता था तो अगले महीने जाना, अगले महीने जाना, ऐसे करके मेरे को रुकाते गए। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के लिए SIT बना दी गई है। साथ ही फैक्ट्री से छुड़वाए गए मजदूरों की मेडिकल जांच करवाई गई और उनकी काउंसलिंग करवाई गई। उधर लद्दाख में एक गाड़ी के नदी में गिरने से सनसनी मच गई। लद्दाख के द्रास में एक गाड़ी के नदी में गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 लोग लापता हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर राहत बचाव की टीम वहां पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। गुजरात के वलसाड में एक लग्जरी बस से 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। गुजरात के मेहसाणा में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 4000 किलो से ज्यादा मिलावटी सौंफ बरामद करने का दावा किया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सौंफ को ज्यादा हरा दिखाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जा रहा था। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में अपनी 13वीं के बाद एक व्यक्ति जिंदा लौट आया। उसकी हत्या के आरोप लगे थे लोगों पर, तो उन जिन लोगों पर आरोप लगे थे उन्होंने हंगामा कर दिया। कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके में हुआ। पुलिस ने जानकारी दी 16 मई को कुछ दुकानदारों से झगड़ा हुआ तो गिरधर सिंह बिष्ट नाम के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया था। उन पर शांति भंग करने का आरोप लगा था। उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया गया था। 21 मई को उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होने के बाद वो घर पहुंचे ही नहीं। इसके बाद गिरधर भिष्ट के घर वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। 13 जून को गंग नहर में एक अज्ञात शव मिला। पुलिस ने गिरधर बिष्ट के घर वालों को शव की पहचान के लिए बुलाया और घर वालों ने उस शव को गिरधर बिष्ट का ही बताया। तो शव की पहचान के बाद उन लोगों ने हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि गिरधर की हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन को गिरधर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि गिरधर डासना जेल से निकलने के बाद घर नहीं पहुंचे थे। तो 14 जून को बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के मसूरी थाने के बाहर पहुंच गए थे। थाने का घेराव कर दिया था। हत्या हो गई ये आरोप लगा रहे थे और हत्यारों पर FIR गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हंगामा हो गया। मसूरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन फिर उनकी 13वीं हुई तो उस 13वीं के अगले दिन गिरधर सिंह बिष्ट अपने घर पहुंच गए। मतलब घर वालों ने जिन्हें मरा हुआ मान लिया था, उनकी 13वीं तक कर दी थी, वो जिंदा अपने घर पहुंच गए। और उन लोगों के घर वाले गिरधर बिष्ट के घर के बाहर इकट्ठा हो गए जिनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया था।
अब मैं क्या बोल लूं, जब माँ ने शिनाख्त कर दी डेड बॉडी की कि मेरा ही बेटा है, उसके पक्ष में जाके पुलिस ने एफआईआर लिख दी। एफआईआर भी प्रेशर देके ही लिखवाई गई है। तो आरोपियों के घर वालों ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पूरे परिवार का जीना मुहाल हो गया था। सभी लोग एक खूनी की नजर से उन्हें देखते थे। इन्होंने हराम कर दिया, हम रास्ते में निकले तो इस तरह से इनका घूरना कि जैसे हमने कितना बड़ा क्या खूनी बना दिया, मर्डर किया है और हमारा जीना हराम हो गया। हम अपने घर नहीं टिक पा रहे थे। आसपास के लोगों ने इस मामले में पुलिस पर फिर गुस्सा निकाला कि बिना सही जांच के पुलिस ने दबाव में आकर 5 लोगों पर कत्ल का केस दर्ज कर दिया। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आज भी हम यही मांग करते हैं। हमें ये नहीं है किसी पीड़ित के साथ में कोई हो, मगर पुलिस अगर सही से जांच कर लेती, सही से कार्रवाई करती, तो आज ये नौबत नहीं होती। तो गिरधर बिष्ट घर लौट आए। फिर पुलिस ने भरोसा दिया कि जिन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उस मुकदमे को फिर हटाया जाएगा। जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सभी तथ्यों पर और बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। उसी के अनुक्रम में जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि भाई, और पुलिस पता लगाने में जुट गई, भाई गंग नहर में जो शव मिला था फिर वो आखिर किसका था। और पुलिस पता लगाएगी कि 21 मई से 24 जून तक गिरधर सिंह बिष्ट कहां थे। उधर बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एक टीम उनके परिवार वालों से मिलने पहुंची। जांच टीम ने बंद कमरे में उनके परिवार वालों से बातचीत की, उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। जांच टीम की अगुवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, वो कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बेलोटी गांव पहुंचे, भरत तिवारी के परिवार वालों से मिले और बंद कमरे में उनका पक्ष सुना। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी के परिवार वालों के सामने एक कुर्सी पर बैठे नजर आए। उनके पास भोजपुर के डीएम और एसपी भी खड़े दिखे। भरत तिवारी के परिवार ने उनके सामने अपनी बात रखी, घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दी और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। प्रशासन गुंडा है, गुंडा के दवाई फांसी होके के चाहिए। इसके बाद जांच टीम ने भी उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। जांच टीम के लौटने के बाद भरत तिवारी के परिवार ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से पुलिस वालों की शिकायत की। उन्हें बताया कि घटना के बाद पुलिस वाले किसी भी वक्त उनके घर आ धमकते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा का डर का माहौल रहता है। जांच टीम ने भरोसा दिया कि भविष्य में बिना काम के कोई भी पुलिस वाला उनके घर नहीं आएगा। और इस एनकाउंटर मामले की जांच हुई तो उसके दौरान बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी भरोसा दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया। उधर भरत तिवारी के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इसी पर कुमार विश्वास ने इस मामले में बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पर ही सवाल उठा दिए। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, उसमें कवि कुमार विश्वास ने भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में पुलिस वालों पर जबरदस्त हमला बोला। भोजपुर में भरत तिवारी का केस हुआ, वो आपको क्या लगता है? उसमें दोनों तरफ लोग कहने वाले हैं कि ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये चाह रहे थे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने वो तो सही रास्ते पे जा रहे थे। देखिए, एक युवक हथियार लहराता है, पुलिस वालों को हथियार दिखाता है, यह आपराधिक मामला है। लेकिन एक युवक ने हथियार लहराते हुए कुछ बोलकर, जिसे आपने ही मानसिक विक्षिप्त कहा, हथियार फेंक दिया, उसे आप घेर के निहत्थे आदमी को मार देते हैं, यह अमानवीयता है, यह पशुता है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार गोली चलाने का। आपकी क्या ट्रेनिंग है? अगर आपको लग भी रहा था डर, तो आपकी क्या ट्रेनिंग है? आप सीधे गोली मार देंगे उस आदमी में? अभी तो कल आप कह रहे थे मानसिक विक्षिप्त है, अब आपने गोली मार दी। पर समस्या किशोर जी है कि सबको योगी आदित्यनाथ बनना है, सबको बुलडोजर चलवाने हैं, सबको दिखाना है कि मैं कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का वो हूं। इधर शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का चैप्टर पढ़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए सिलेबस तैयार करने वाली सरकारी संस्था एनसीईआरटी की किताब में पहली बार इमरजेंसी का चैप्टर शामिल किया गया। 9वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में छात्रों को 1975 के आपातकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा।
दिल्ली में अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एंडी जेसी ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी भारत में जल्द ही 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही भारत में अमेजॉन का निवेश बढ़कर $4,800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के गोदाम हादसा मामले में ममता सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम का नाम ले लिया। फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया, फिरहाद हकीम जब मेयर के पद पर थे तब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था, तब किसी भी इमारत का नक्शा रिश्वत के बिना मंजूर नहीं किया जाता था। हालांकि इन आरोपों पर फिरहाद हकीम या टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक एक रोज पहले जो गोदाम ढहा उसका नक्शा भी फिरहाद हकीम ने ही पास किया था। उनका आरोप है नक्शे में कई तरह की खामियां थीं, फिर भी उसे मंजूरी दी गई थी, इसलिए निर्माण के दौरान ही 3 मंजिला वो गोदाम भरभरा कर जमीन पर आ गया। इस घटना में 11 मजदूरों की जान चली गई, कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा एक रोज पहले कोलकाता के तारातला थाना क्षेत्र में हुआ। वहां चाय का गोदाम बनाने के लिए इमारत खड़ी की जा रही थी। 3रे फ्लोर की छत बनाने का काम चल रहा था, तभी वो इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। पूरा ढांचा नीचे आ गया। लोहे के ढांचे और मलबे के नीचे कई लोग फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित निकालने के काम में सेना के जवानों को भी लगा दिया गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद कुछ लोगों को सही सलामत निकाल भी लिया गया, लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इस पर दुख जताया और कोलकाता के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री के मुताबिक गोदाम हादसे की जांच में पता चला कि उसके नक्शे में कई कमियां थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कमियों के बावजूद फिरहाद हकीम ने मेयर रहते हुए उस नक्शे को पास कर दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने फिरहाद हकीम के पीए को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया वो भ्रष्टाचार की काली कमाई से 200 करोड़ की संपत्ति जमा कर चुके हैं। हालांकि ये आरोप सिर्फ शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए, इस पर टीएमसी या फिरहाद हकीम का कोई बयान नहीं आया। गोदाम हादसा जो हुआ उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने साफ किया, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इधर कोलकाता में भारी बारिश हुई तो कई इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कोलकाता में हुई भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भर जाने की वजह से आकाशवाणी भवन के आसपास सड़क से गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी के किनारे काम कर रहे एक मजदूर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया। वहां मौजूद मजदूर के एक साथी ने मगरमच्छ के जबड़े पर हथौड़े से हमला कर उसकी जान बचाई। बड़ी खबर आई राम मंदिर में दान चोरी से जुड़े मामले पर। यूपी पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली। एसआईटी जांच के बीच ही राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, यानी अब पुलिस भी इस मामले की जांच करेगी। बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। जिन 8 लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्र शामिल हैं, लेकिन आरोपियों में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। यानी एसआईटी की जांच के बीच ही इस मामले में अब यूपी पुलिस भी राम मंदिर में चंदे की चोरी से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। और इस सब के बीच राम मंदिर से काकभुशुंडी की प्रतिमा के गायब होने के आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सफाई दी। ट्रस्ट ने प्रतिमा के गायब होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, झूठ और अफवाह बताया। ट्रस्ट ने जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दान में मिली काकभुशुंडी की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और कारसेवकपुरम के राम मंदिर में रखी हुई है। वहां उस प्रतिमा की हर रोज पूजा होती है। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दान में मिले पैसों और सोने चांदी की चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर भी सवाल उठाए। पूरी जांच प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अनीता भारद्वाज नाम की श्रद्धालु ने काकभुशुंडी की खास प्रतिमा दान में दी थी। प्रतिमा चांदी की बनी हुई थी। उस वक्त ही एक तस्वीर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसमें वो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को प्रतिमा सौंपती हुई दिखी। राम मंदिर में दान चोरी का मामला उछला तो यह भी खबरें सामने आई कि काकभुशुंडी की प्रतिमा भी चोरी हो गई, गायब हो गई। लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने प्रतिमा के गायब होने की खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया।
यह प्रतिमा राम मंदिर ट्रस्ट की ही आंदोलन स्थली रही कारसेवकपुरम के राम मंदिर में सुरक्षित रखी है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा नित्य पूजा अर्चना किया जाता है। कारसेवकपुरम के पुजारी ने जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 3 महीने तक काकभुशुंडी की चांदी की प्रतिमा गर्भगृह में रखी गई थी। इसके बाद उसे वहां से हटाकर कारसेवकपुरम वाले राम मंदिर में रख दिया गया था। कारसेवकपुरम का जो प्राचीन मंदिर है उसमें काकभुशुंडी जी की प्रतिमा को लाके रखा गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर में दान में मिले पैसों और सोने चांदी की चोरी से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया कि एसआईटी की जांच जारी है, थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगा दिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ये सारी सोना चांदी ईटी को लेकर श्री विद्या मठ में रखा। इस विषय को लेकर हमें हमारा एसआईटी अधिकारी लोगों को चिट्ठी लिखा, अधिकृत चिट्ठी लिखा। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए करोड़ों रुपए और सोने चांदी राम मंदिर ट्रस्ट तक नहीं पहुंचाए गए। एसआईटी इसकी भी जांच करे। और कवि कुमार विश्वास ने भी इस पर बोला और दावा किया कि राम मंदिर के चंदे में चोरी का मामला सिर्फ चंदे की चोरी का नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था पर डाका है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। और जहां तक मैं निजी रूप से प्रधानमंत्री को जानता हूं और जो उनके मैं कार्य करने की शैली देखता हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बचेगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि राम भारत की आत्मा है। आप ही कहते हो ना कि भारत की आत्मा है, आपने तो आत्मा पे डाका डाल दिया। जिन लोगों ने हरकत की अंदर, उनके हाथ नहीं कांपे। इसका मतलब उन्हें सचमुच में उस प्रतिमा में ईश्वर है, इस बात का भरोसा नहीं है। हमें तो भरोसा है, हम तो यह मानते हैं कि भगवान यहां है, ये भगवान का जन्म स्थान है। हम तो उसी तरह रोते हैं उस प्रतिमा को देख के, उस जगह जाके। अरुण योगीराज के कौशल में अब भगवान स्थापित हो गए तो भगवान मान के ही रोते हैं। उनके हाथ नहीं कांपे। ईश्वर का न्याय यह है कि ऐसे लोग तो बहुत कष्ट पाएंगे, रौरव नरक यही भोगेंगे इसी जीवन में और आगे भी भोगेंगे। दूसरा, मैंने वहां जाते हुए 2-3 बार एक बात और महसूस की, वहां बड़ा एकाधिकार भाव हो गया है। भगवान के मंदिर में नहीं होना चाहिए बातें। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को सबूत दिए। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर से जुड़े जमीन विवाद मामले में जमीन से संबंधित दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए। उनका आरोप है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी राम मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए में बेची गई। उनका दावा है ये जमीन ट्रस्ट के लिए चंपत राय के जरिए खरीदी गई थी। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश से जुड़े मामले में एनआईए ने एक लड़के को गिरफ्तार किया। एनआईए और एटीएस की टीम ने उस लड़के को कर्नाटक के दावणगेरे से गिरफ्तार करने का दावा किया। एनआईए की टीम के मुताबिक वो लड़का अपनी पहचान छिपाकर वहां पर पेंटर का काम कर रहा था। कच्चे तेल के दाम गिरने से शेयर मार्केट में शानदार तेजी रही, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में पूरा माहौल ही बदल गया। मुनाफा वसूली के साथ साथ आईटी और मेटल इंडेक्स में बिकवाली के दबाव से तेजी गायब हो गई। सेंसेक्स इंट्राडे हाई से 800 अंक टूट गया तो निफ्टी भी 24,100 के नीचे जाकर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति करीब 75,000 करोड़ रुपए घट गई। उधर गोवा के बागा बीच पर एक पर्यटक घूमने गए, उनकी समंदर में डूबने से मौत हो गई। समंदर की तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गई। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, खुद को किनारे तक लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई कोशिश काम नहीं आई। समंदर में वो डूब गए। थोड़ी देर बाद बचाव टीम ने समंदर से उनका शव निकाला। जानकारी है कि वो पर्यटक कर्नाटक के बीजापुर से गोवा आए थे, बागा बीच पर घूमने गए थे। समंदर के किनारे एक चट्टान पर बैठ गए, वहां बैठकर समंदर को देख रहे थे, समंदर में उठती लहरों को देख रहे थे। तभी अचानक तेज लहरें उठी, उनके पैरों तक आ गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो वहीं बैठे रहे। उसके कुछ सेकंड बाद ही समंदर में दोबारा तेज लहरें उठी। इस बार वो पर्यटक लहरों की चपेट में आ गए। लहरें उस चट्टान से टकराईं और उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे समंदर में जा गिरे। उन्होंने तुरंत हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, तैरना शुरू कर दिया। किसी तरह बस खुद को किनारे तक लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश
फेल हो गई, उल्टा वो लहरों के साथ बहते हुए दूर चले गए और कुछ सेकंड बाद तो वो दिखना ही बंद हो गया। इसके बाद बागा बीच पर अफरा तफरी मच गई, बचाव टीम पहुंच गई, किसी तरह उनका शव निकाला और वहां मौजूद दूसरे पर्यटकों से चट्टानों के पास न जाने की अपील की। उधर दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में भूकंप आया और उसने ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। इसमें कई शहर के शहर बर्बाद हो गए, सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें ढह गईं, मलबे का ढेर बन गई। इस कदर हालात बिगड़ गए कि पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर ही 2 ताकतवर भूकंप आए। 1 मिनट के अंदर 2। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, धरती को बुरी तरह झकझोर दिया उसने। फिर 40 सेकंड बाद दोबारा भूकंप आया 7.5 तीव्रता का, वेनेजुएला के लोगों को हिलाकर रख दिया। चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग जहां जगह मिली उसी तरफ दौड़ पड़े। वेनेजुएला की राजधानी कैराकास से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आईं। धरती इतनी जोर से थर्राई कि एक मकान का ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया। सड़क पर खड़ी एक महिला उसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। दोनों भूकंप जो आए वेनेजुएला में, उनका केंद्र कैराकास यानी राजधानी कैराकास के पश्चिम में करीब 160 किलोमीटर दूर बताया गया। इसलिए कैराकास और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची। लागुवायरा प्रांत के भी कई शहर इसमें शामिल रहे। वहां माइकेतिया शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भूकंप के खतरनाक झटकों से दहल उठा, अफरा तफरी हो गई। झूले की तरह कुछ देर के लिए धरती झूले की तरह आगे पीछे होने लगी। छोटे मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, सब के सब कांपने लगे। लोगों का कलेजा मुक्का आ गया। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी, जोर जोर से हिलने लगी। जो लोग मकानों में थे वो खुली जगह की ओर दौड़ पड़े जान बचाने के लिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर ही भूकंप के 20 से ज्यादा झटके लगे। कुछ हल्के, कुछ बहुत बहुत खतरनाक, इतने खतरनाक कि दर्जनों गगनचुंबी इमारतों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। सैकड़ों लोग मलबे के ढेर में दब गए। रोना पीटना मच गया। कुदरत के इस कहर ने वेनेजुएला में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, ऐसी आशंका है। इससे पहले वेनेजुएला ने करीब 200 साल पहले 1812 में इतना विनाशकारी भूकंप देखा था। 200 साल बाद आया इतना विनाशकारी। जो 200 साल पहले आया था 1812 में 7.7 तीव्रता का वो था और उसमें 30,000 लोगों की मौत तब हो गई थी। इधर यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी हो गई। बढ़ता तापमान कोहराम मचा रहा। ब्रिटेन, स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई देशों में बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। फ्रांस की सरकार ने वहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको की टीम ने ग्रुप लीग के सभी मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया। मेक्सिको की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप शादी के बंधन में बंध गए। वाराणसी में उनकी शादी अक्षिता राज से हुई। इस शादी समारोह में उनके परिवार वालों के अलावा कई क्रिकेटर शामिल हुए। उधर पाकिस्तान में वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीओके के रावलाकोट के कश्मीरियों पर टिप्पणी करने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को घेर लिया। ख्वाजा आसिफ ने उन पर टिप्पणी कर दी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर अपनी ही सरकार को बिलावल भुट्टो ने कटघरे में खड़ा कर दिया कि सरकार के मंत्री ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, और दे दिया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ को हटाया क्यों नहीं गया, ऐसा व्यक्ति कैबिनेट में क्यों बना हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था और रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी मानने से ही इनकार कर दिया था। उनकी पहचान पर सवाल उठा दिए थे। पिछले कई दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर, तो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन उनका बयान जो सामने आया तो बिलावल भुट्टो भड़क गए। पाकिस्तान की संसद में ही
अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ख्वाजा आसिफ का भी इस्तीफा मांग लिया उस बात पर। दो टूक कह दिया कि जब पाकिस्तान सरकार पीओके में चल रहे आंदोलन को खत्म कराने में जुटी है तो मंत्री ने हालात को शांत कराने के बजाय उसे भड़का क्यों दिया? ऐसे मंत्री को तो तुरंत हटा देना चाहिए था। वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी पाकिस्तान सरकार में शामिल है, गठबंधन की सरकार का हिस्सा है। उसने ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में बयान दिया था कि रावलाकोट कश्मीर नहीं है, वहां के लोग कश्मीरी नहीं है। कहां को आजाद कश्मीर रावलाकोट तो नहीं है। मैं तो वैसे भी सॉरी फॉर सेइंग, मैं रावलाकोट वालों को एडा लंबा चौड़ा कश्मीरी मानता भी नहीं है। अपने बयान पर विवाद बढ़ गया उनके, तो ख्वाजा आसिफ को सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने दावा किया उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वो कह रहे हैं उनका मतलब था कि कश्मीरी पहचान जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि कश्मीर के लिए दिए गए बलिदानों से तय होती है। उधर पाकिस्तान की सेना के जुल्मों से परेशान होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर पीओके को भारत में शामिल करने की मांग की। आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की, वहां की सेना ने बर्बरता की, उनका हक छीन लिया, उन्हें सुविधाएं नहीं दी, इसलिए वो अब और जुल्म नहीं सहेंगे, उनकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पीओके में लंबे वक्त से लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, बिजली की कमी से परेशान हैं। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था और लोगों ने दावा किया कि उनके प्रदर्शन से पाकिस्तान की सरकार डर गई। वो जब आंदोलन को खत्म नहीं कर पाई तो उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। रावलाकोट के एक इलाके में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने वहां आने वाले ट्रकों को भी रोक दिया। जिन ट्रकों पर खाने की चीजें थी उन्हें पहुंचने नहीं दिया ताकि पीओके के लोग भूख और प्यास से मर जाएं। ये पैरा फोर्स वालों ने जी इनको रुका हुआ है और ये ट्रक सिर्फ ये नहीं, कितनी लारियां यहाँ पे रुकी हुई हैं, तकरीबन 19 गाड़ियां सिर्फ इनकी रुकी हुई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर यह मांग उठी कि पीओके को भारत में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें उनका हक नहीं दे सकता, उनका भला नहीं सोच सकता। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। इस बीच रावलाकोट समेत पीओके के कई दूसरे इलाकों में प्रदर्शन भी जारी रहा। वहां जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन के नेताओं ने कई इलाकों में भाषण दिए। जेएएसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई संगठनों का एक गठबंधन है। उसके नेताओं ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला, बर्बरता के लिए पाकिस्तान की सेना पर हमला बोला, पीओके में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोकने पर नाराजगी जताई, चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। उधर न्यूज 18 इंडिया को मिली एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त रुख की वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। नदियों के पानी को लेकर भी फैसला लिया था, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 75% पानी भारत से बहने वाली नदियों से लेता आया था। यह पानी उसे साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत मिलता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया था। भारत की जिन नदियों का पानी लंबे वक्त से पाकिस्तान जाता था उन पर लगाम कस दी थी। भारत ने साफ कह दिया था कि वो अपनी मर्जी से इन नदियों का पानी छोड़ेगा और बंद करेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए थे। उस पर पानी का संकट मंडराने लगा था, क्योंकि सिंधु जल समझौते की वजह से जम्मू कश्मीर की 3 नदियों का पानी बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान जाता था। झेलम का पानी जाता था, सिंधु का पानी जाता था, चिनाब का पानी जाता था। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के बहुत बड़े हिस्से की खेती इन्हीं नदियों के पानी से होती आ रही थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन भारत ने तीनों नदियों पर पाबंदी लगा दी थी। तय किया था कि सिंधु समझौते को नहीं मानेगा और नदियों का पानी जब मन करेगा तब छोड़ेगा, जब मन करेगा तब बंद कर देगा। भारत की इस कार्रवाई से पिछले साल ही पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन तब कुदरत ने पाकिस्तान की सुन ली थी। वहां बेहिसाब बारिश हो गई थी, बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन
न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि इस बार के हालात अलग हैं, क्योंकि इस बार मॉनसून पिछली बार के मुकाबले कमजोर है। तो अनुमान है कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बेहद कम बारिश होगी। सूखे की आशंका जताई गई। रिपोर्ट कहती है इसीलिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अभी से अपना सिर पकड़ लिया। उसे डर है कि आसमान से पानी नहीं बरसा और भारत की नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं मिला तो वहां कोहराम मच सकता है, पानी के लिए मारामारी हो सकती है।